हेलो दोस्तों, आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था हिस्ट्री का और कहा था कि एक क्रोनोलॉजिकल ढंग से हम आगे का अध्ययन करेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री की, ऐतिहासिक स्रोत के साथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप शांत मन से इसे सुने और समझें। सामान्य परिचय हम इसमें पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली जो लिपियां हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी और आर्मेइक लिपि। साथ ही पुरातात्विक स्तंभ, अभिलेख, उनके स्थान, साहित्यिक स्रोत क्या है, वेद, उपवेद तथा उनकी विशेषता, वेदांग, विदेशी विवरण और चीनी लेखकों का वर्णन। तो शुरुआत करते हैं कि इतिहास है क्या। तो इतिहास किसी व्यक्ति, समाज या देश, इससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की कोई घटना, कोई तथ्य, इसका जब हम कालक्रमिक विवरण से ज्ञान प्राप्त करते हैं या इसको पढ़ते हैं या इसकी जानकारी हम कहीं सेफ रखते हैं, तो इसे इतिहास कहते हैं। इसके अलावा इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उनको भी प्रस्तुत करता है। अर्थात इतिहास जो बीता हुआ कल है हमारा, ठीक है, उसमें जो भी हमारी चाहे सामाजिक गतिविधि है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी है तो इतिहास बन जाता है। और इन्हीं जो सभी के कालक्रमिक विवरण को हम इतिहास कहते हैं। अब इतिहास को समझने के लिए क्या होता है कि किस किस से हम इतिहास को समझते हैं, हमें पता चलता है कि इसका इतिहास क्या है, कैसे हम इसको जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है और पुरातात्विक स्रोत है क्या, इसको आपने समझना है, सुनना है। बस आप सुनो, आपको खुद ब खुद याद होता चला जाएगा। किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए क्या होता है कि उसका सही ढंग से विश्लेषण करने के लिए पुरातात्विक जो साक्ष्य है, स्रोत, की बहुत ही अहम भूमिका होती है इसमें। तो जो पुरातात्विक स्रोत है, इसमें आता क्या है, मतलब इसके अंतर्गत आता क्या है, जैसे अभिलेख है, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन, ये इसमें शामिल किए जाते हैं। अब अभिलेख क्या है? आज के समय में जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, कोई आपके पास कोई एविडेंस है, आपने जिसको सुरक्षित रखा है, ठीक है, तो उसको हम अभिलेख कहते हैं। जैसे पुरानी कोई जानकारी है, किसी ने अच्छे ढंग से उसको लिख के रख दिया है, सेव करके रख दिया है, सेफ रख दिया है, तो उसे हम अभिलेख कहेंगे। बाकी सिक्के है, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन, ठीक है, किस तरह के बर्तन यूज़ किए जाते थे, मिट्टी के थे या पत्थर के थे या कौन सी धातु के थे। अधिकांश जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो प्राचीन स्थल और टीले इस यहाँ से मिले। टीले आप समझते हैं कि जैसे धरती की सतह का उभरा हुआ भाग, कोई मान लो वहाँ पे घर दब गया किसी का और वो बाद में उसके ऊपर से मिट्टी जम जाती है तो वो टीला बन जाता है। उसके नीचे क्या होते हैं, पुरानी बस्तियाँ होती है, और बस्तियाँ होंगी तो आपको पता है बहुत सारे अवशेष उसमें विद्यमान होते हैं। कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुत सांस्कृतिक। अब प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से वस्तुओं और कलाकृतियों के आधार पर क्या होता है कि ऐतिहासिक विश्लेषण
करना करना होता है। जो ये क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान, यानी कि आर्कियोलॉजी कहा जाता है इसको। फिर फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझना आप, जैसे पुरातात्विक स्रोत है, मान लो एक कमरे में आप रहते हैं और किसी कारण से जो है कमरा दब जाए, टूट जाए, और हम उसमें रह रहे हैं और उसमें दफन हो जाए। काफ़ी समय बाद क्या हो कि कोई वहाँ पे क्या करे, खुदाई करे और वहाँ से हम निकलें, तो वहाँ आप देखेंगे कि क्या, हम तो चलो कहाँ से देखेंगे, पर वहाँ दिखेगा उनको कि हमारे पास क्या क्या साधन जीवन जीने के वहाँ पे थे। मंदिर वहाँ पे होगा, और लाइट की सुविधा है, आपने पढ़ाई के लिए बुक्स रखी है, सोने के लिए कपड़े रखे हैं, खाने के लिए बर्तन रखे हैं, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, सारे पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो इतिहास में है वो अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ आदि, बर्तन आदि शामिल है। फिर जो पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खनन, उससे ऐसे नगरों का पता चला है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। उत्खननों से हमें गंगा घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिलती है, और उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी। अब यहाँ भी देखो कि लिखा हुआ है कि किस प्रकार के मृद भांड का उपयोग करते थे, मतलब किस मिट्टी के जो बर्तन, किस तरह के बर्तन थे उनके, किस प्रकार के घर थे, कौन सा अनाज खाते थे, कैसे औजार थे, उनके हथियार क्या थे। ठीक है। फिर दक्षिण भारत में कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे मृत हो जाता था व्यक्ति, तो उसके शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के जो बर्तन है, वस्तुएं उसकी कब्र में दफनाते थे, तथा उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी मेगालिथ कहा जाता था। अब ये मृत व्यक्ति के साथ इतना सारा सामान दे, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे इनकी क्या है, ऐसी सोच होगी कि ये अगले जन्म में या जहाँ भी जन्म होता है उनको ज़रूरत की वस्तु इनकी ये होगी। तो एक सांस्कृतिक पहचान भी इसके पीछे है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी का माप कर उनके समय का निर्धारण किया जा सकता है। तो C14 एक विधि है, रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि वस्तु का जो उम्र है या कितने पुरानी है या किस काल से संबंधित है। जो रेडियो कार्बन 14 यानी कि C14 कार्बन रेडियोधर्मी समस्थानिक, ये क्या है, समस्थानिक है जो सजीव वस्तु में विद्यमान होता है। और इस विधि से यह भी पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर, जो उसके पराग होते हैं, पोलन, ठीक है, उसका विश्लेषण कर जलवायु और वनस्पति के इतिहास को जाना जा सकता है। और तो और जो पशुओं की हड्डियां है उसका परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है, तथा उनके पालतू होने और अनेक प्रकार के कार्य जो उनसे लिए जाते थे उसका भी पता लगाया जाता। तो ये जो है कार्बन 14 जो विधि है, ठीक है, कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग एक ये जो विधि है इससे पता चलता है। आगे की अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास के अब हम स्रोत देखेंगे, स्रोत क्या है। तो स्रोत में जैसे आप देख सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत है, विदेशी यात्रा विवरण है, और पुरातात्विक साक्ष्य है। अब साहित्यिक जो है, अगर आप इसको अपने, जैसे मैंने ऊपर आपको उदाहरण दिया कि कमरे में हम रहते हैं, तो अगर वहाँ से लेते हैं तो हमारे देखो कमरे में क्या होगा, धार्मिक पुस्तकें होंगी, मंदिर होंगे, ठीक है, पूजा पाठ का सामान जो होगा, तो उसमें धार्मिक लौकिक साहित्य, फिर विदेशी विवरण, ठीक है, किसी विदेशी के बारे में आप पढ़ते होंगे पुस्तक में, वो होगी जीवन ग्रंथ। और पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कोई अभिलेख, आपके डॉक्यूमेंट्स होगी, मुद्राएं होंगी, पैसे वगैरह आपके पास होंगे,
ठीक है, मूर्तियाँ, चित्रकला, जो भी पोस्टर्स वगैरह हमने लगाए हैं, मैप। ठीक है, तो और यहाँ हम इसको समझेंगे जैसे साहित्यिक साक्ष्य है। इसको दो भागों में विभाजित किया है, धार्मिक और लौकिक। और लौकिक को इन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ, ये मतलब हम इस किस में क्या पढ़ेंगे, इसको एक ईजी वे में डिवाइड कर दिया गया ताकि हम इतिहास को समझ सकें। और फिर जो हमारा धार्मिक है उसमें इसमें ब्राह्मण साहित्य, ब्रह्मोत्तर साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, और साथ ही जो इसके बाद के हैं वो बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। यहाँ यूनानी, रोमन लेखक है, चीनी लेखक है, अरबी लेखक है। जैसे चीनी लेखक है फाहियान, शोंगयुन, हैंसांग और इत्सिंग। अब यूनानी रोमन लेखक जो है ये टेसियस है, हेरोडोटस है, सिकंदर के साथ आने वाले मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका ट्रिक भी आप बना सकते हैं, मतलब समझना है, इसको रटना नहीं है। ठीक है, ध्यान से इसको समझना है। जैसे टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी। अब इसको कौन से, जैसे टेसियस है ईरान से, हेरोडोटस इतिहास का पिता इसको कहा जाता है, फिर डाइमेकस बिंदुसार के साथ, और नेक्स्ट है इसमें अरबी लेखक जो है सुलेमान है, अलमसूबी है, अलबरूनी है और इब्न बतूता है। तो ये हैं हमारे प्राचीन साहित्य के स्रोत। तो इसमें सबसे पहले लिया है इन्होंने सिक्के जो उस समय में प्रचलित थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। ठीक है, और मुद्राओं की जो बनावट और प्रयुक्त धातु की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें जो होती थी वो धातुओं से बनाई जाती थी। ठीक है, सिक्कों और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था और इसकी केवल आकृतियाँ ही विद्यमान होती थी, कुछ आकृतियाँ ही इस पर बनाई जाती थी। उन्हें पंचमार्क कहा जाता था या तो आहत सिक्के कहा जाता था। भारत में पुरातात्विक जो खुदाई है हुई थी तो उससे बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनाने के सांचे मिले हैं। सांचा क्या होता है? जिसमें हम सिक्के को ढालते हैं, कोई विशेष आकृति देते हैं। इनसे अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित है। भारत में मिले आरंभिक जो सिक्के हैं उन पर प्राकृतिक एवं कुछ विशेष आकृति चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद में क्या हुआ कि राजा और देवताओं के नाम पर इन पर तिथियां अंकित की गई। सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानियों ने प्रारंभ की थी। जो सिक्के हैं इनका प्रयोग दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन, मजदूरी आदि के भुगतान के लिए होता था। इसे सिक्कों को आर्थिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, तो आज के समय में भी तो यही यूज़ होता है, सिक्के, पैसा जो है इसी के लिए यूज़ होता है, पहले भी यही था। और भारत में जो सर्वाधिक सिक्के हैं मौर्योत्तर काल में मिले हैं। ठीक है, और जो विशेषता किसके हैं? शीशे के हैं, पोटीन के हैं, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित है। फिर जो गुप्त शासक है इन्होंने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो किसने किए? कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। ठीक है, सातवाहन शासक जो ने अधिक शीशे के सिक्के इन्होंने जारी किए। तो ये तो थे हमारे जो सिक्के, एक स्रोत था हमारे पास सिक्के। ठीक है, जिससे हमने क्या सीखा कि धातुओं के बने होते थे, पंचमार्क, आहत सिक्के ने कहा जाता था,
और आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित है। फिर लेख तिथियाँ इन पे पहले तो कुछ उत्कीर्ण नहीं होता था, पहले विशेष आकृति इस पे देते थे और यूनानी शासकों ने इनको प्रारंभ करवाया और फिर दान दक्षिणा के लिए यूज़ होते थे। मध्योत्तर काल में सबसे ज़्यादा मिले हैं, शीशे, पोटिन, तांबे, कांसे, चांदी, मतलब भिन्न भिन्न धातुओं के। फिर गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के और इससे भी जो शुद्ध सोने के सिक्के वो कुषाण ने, और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। फिर जो अभिलेख हैं, अभिलेख सिक्कों के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो अभिलेख है वो सिक्कों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके जो अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहा जाता है। अब भारत के संबंध में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बुगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य एशिया के बुगाजकोई से। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो अभिलेख में हमें क्या मिलता है? वैदिक देवताओं के नाम, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अभिलेख एक दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपिशास्त्र, पोलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो अभिलेख एवं पुराने जो दस्तावेज है, अगर हम उसकी पुरानी तिथि का विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसको पूरा लिपिशास्त्र कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभ जो है, स्तूप है, चट्टान है, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। तो इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिले हैं इसके साक्ष्य। तो जो आरंभिक अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में है। ठीक है, प्राकृत भाषा में है तथा ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेख में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी में मिलने लगी तथा 4वीं 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अब जो मौर्य सम्राट अशोक थे, उनके अभिलेख देश में विभिन्न भागों में मिले हैं, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासक की नीति पर प्रकाश पड़ता है। इसके बारे में हम उसमें जानते हैं। फिर उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख, एक कलिंग, नरेश, खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। शक, क्षत्रप, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक जो रुद्रादमन, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अब जो विष्णुपुत्र पुलामावी के नासिक गुहा अभिलेख है, इसके माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता तथा संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त की जो विजय है इससे हमें पता चलता है। ये यहाँ पे एक तालिका भी बनाई है, प्रमुख अभिलेख और शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग, नरेश, खारवेल, ऐहोल अभिलेख, तो ये भी है इसमें। भारत का सर्वप्रथम जो उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलता है। ठीक है, और विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों संदर्भ की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, कार्पस, तो ये सारा हम इसमें पढ़ते हैं। और जैसे सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति मुहरों पर मिले हैं, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व पुराने हैं। और हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख अभी पढ़े नहीं जा सके हैं, ये क्या है, भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। चित्रात्मक शैली है, उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है, जिसमें विचारों और वस्तुओं और चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो है 3री सदी के अशोक के शिलालेख। इन अभिलेखों को पढ़ने में सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेवा दे रहा था एक ऊंचे पद पर। अब यहाँ पे एक तालिका दी है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख और उनके स्थान। जैसे मेहरौली स्तंभ लेख है, तो ये कहाँ है? दिल्ली में है, कुतुब मीनार परिसर में। और इसमें जो संबंध व्यक्ति है चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त काल का समय था। और विषय वस्तु है इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव होने, बंगाल, विजय, सप्त सिंधु के समीप
विभिन्न राजाओं के समूह, युद्ध एवं विजय विवरण प्रदान करना। मूलतः यह स्तंभ विष्णु पहाड़ी तथा उदयगिरी मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति। फिर बौद्ध स्तंभ लेख है। जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त गुप्तकाल वंश से है और इसके बारे में अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। फिर नेक्स्ट है बौद्ध स्तंभ। ये बरहुत सतना मध्य प्रदेश में राजा वासुदेव शुंग काल, इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। फिर मथुरा स्तंभ है। ये उत्तर प्रदेश चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्तकालीन का है और इसमें प्रथम गुप्त अभिलेख है उसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। फिर गरुड़ स्तंभ लेख बेसर नगर में विदिशा मध्य प्रदेश में। अब इसमें ये शुंग काल से रिलेटेड है और इस अभिलेख में क्या है, 2 अभिलेख उत्कीर्ण हैं इसमें और एक अभिलेख में हेलियोडोरस और वासुदेव के अनुयायी बताते हैं कि उसमें स्तंभ का निर्माण वर्णन एक दूसरे अभिलेख महाभारत और एक श्लोक का उल्लेख भी है। फिर है एरण अभिलेख। एरण स्तंभ जो है एरण मध्य प्रदेश भानुगुप्त गुप्तकाल का है 510 ईस्वी में। इस अभिलेख में भानुगुप्त विश्व सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया था इसमें। फिर तालगुंडा ये गुप्तकालीन। तो ये जो है अभिलेख थे और जिससे हमारे को इतिहास का एक विवरण मिल जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इतिहास को समझने के लिए। तो इसमें लिपियों की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि, अशोक के जो अधिकतर शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये आपने याद रखना है। खरोष्ठी लिपि जो है अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो क्या है दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट है यूनानी आर्मेनिक लिपि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में हमारा यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी के पहले ही नहीं है, ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। जो भारत में अधिकांश पांडुलिपियाँ है भोजपत्र ताड़पत्रों पर लिखी हुई मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृतिक भाषा फैल गई, ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी गई है। तो इससे वेद उपवेद और उनकी विशेषता पता लगती है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद है। तो इसका ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का गंधर्ववेद ये कला और संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्प, इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, ये भवन और कला से संबंधित है। तो ये भी जानकारी हमारे को इससे मिलती है। फिर संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिलती है, परंतु इनमें अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। अब हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण ये आदि सम्मिलित है और ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का समय मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक जो थे और उपनिषद इसको 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति है, परंतु बाद में साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। जो वेदांग है वेदों का अर्थ समझने के लिए, सूक्तों में सही उच्चारण के लिए इसकी रचना की गई है। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो शिक्षा
मतलब शुद्ध उच्चारण के लिए, कल्प मतलब कर्मकांडों के लिए, और व्याकरण व्याकरण नामों धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय इनका प्रयोग करने के लिए इसमें नियम लिखे गए हैं। निरुक्त, तो निरुक्त की रचना यास्क निरुक्त ने की थी, और ये शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए एक नियम है और भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जो छंद है वो वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति का प्रयोग इसमें किया जाता है। ज्योतिष है, इसके जो प्रसिद्ध आचार्य थे वो लगध मुनि थे। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। और सूत्र लेखन सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय में समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। महाभारत जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व में से 14वीं सदी इस तिथि में आभास देता है। पहले इसमें क्या था, 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ था विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। और कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। वर्तमान में महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक है अभी की अगर हम बात करें। तदनुसार यह सहस्त्रास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। इसके तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है हमारे को इससे। फिर है वाल्मीकि की रामायण। मूलतः ये 6000 श्लोक थे इसमें, और बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए। वर्तमान में 24,000 है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी के आसपास प्रारंभ हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद प्रतीत होती है। फिर राजाओं के द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान, 3 उच्च वर्णों धनाढ्य पुरुषों द्वारा जो अनुष्ठान सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान शोध सूत्रों में दिए गए हैं, जिसमें जात कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू पारिवारिक अनुष्ठानों के विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। शोध सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। फिर शल्व सूत्र है, यज्ञ वेदी का निर्माण, विविध मापों का विधान, ज्यामिति, गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। और जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में लिखे गए थे। अब यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों से केवल बुद्ध की जीवन के विषय में नहीं, बल्कि उनके समय में जो मगध है, उत्तरी बिहार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य शासकों के विषय में भी जानकारी हमें मिलती है। फिर जन सामान्य में ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने वाले जो बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से पशु के रूप में भी गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। तो बहुत सारी जातक कथाएं भी है। बौद्ध ग्रंथ के सूतक पिट के जो सुदृढ़ निकाय का 10वां भाग, ये महात्मा बुद्ध के जन्म संबंधी कथाएं हैं। ये कथाएं बुद्ध की बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उद्यमशील अवस्था को दर्शाती है। फिर जैन धर्म जो ग्रंथों की रचना है ये प्राकृत भाषा में हुई है। फिर ईसा पूर्व की 6ठी सदी के आसपास गुजरात में वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। और धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। जो धर्मसूत्र है इनका संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व हुआ था। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है और 15 अधिकरणों का या खंडों में इसको विभक्त किया गया है, बांटा गया है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जो भारतीय राजतंत्र था और अर्थव्यवस्था, इसके अध्ययन की जानकारी हमारे को अर्थशास्त्र में मिलती है। फिर
कालिदास ने अनेक नाटक काव्य लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम। इतिहास के जो स्रोत है कुछ प्राचीनतम है, वो तमिल ग्रंथ भी है और संगम साहित्य के रूप में भी संकलित है, जिसको राजाओं द्वारा सुरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होने कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों साहित्य सृजन किया था। ऐसी साहित्य सभा को संगम कहते थे, इसलिए इस समय में लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से, विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के थे। ये जो धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के थे ये, और ये धार्मिक ग्रंथ नहीं थे। इसके अंतर्गत अनेक कवियों ने मुक्तों व प्रबंधक काव्यों की रचना की, जिसमें बहुत से नायक, वीर पुरुष, नायिकाएं, इनका गुणगान है। जो संगम साहित्य है, उनके प्रमुख ग्रंथ है तोलकाप्पियम और शिल्पाधिकारम, मणिमेखले। फिर जो संगम ग्रंथों में सबसे संगम ग्रंथों में बहुत से नगर का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम समृद्धिपूर्ण अस्तित्व प्राकृतिक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है, और ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीप तमिलनाडु के जो लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। तो इनके विषय में हमारे को यहाँ से जानकारी मिलती है। जैसे राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र इसका साधन है, स्रोत है। फिर विदेशी विवरण हमारे को कहाँ से मिलता है? यूनानी लेखकों से। 326 ईसा पूर्व में जो भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। फिर यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने राज्यरोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई, एक ही व्यक्ति था ये, और यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए एक सुदृढ़ आधारशिला बन गई थी। तो यहाँ चीनी लेखकों का वर्णन है। फाइयान जो था 399 से 414 ईस्वी, इसकी जो रचनाएं हैं आप देख सकते हैं। फोक्यो की भारत की तत्कालीन काव्यन, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दिशाओं का वर्णन इसने किया है। और यात्री जो विवरण है इसका, फाइयान ने अपनी 15 वर्ष की भारत यात्रा के प्रमुख नगर, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान का भ्रमण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय नाम उल्लेख नहीं है इसमें। और के द्वारा मध्य प्रदेश का विस्तृत वर्णन है। इसमें गुप्तकालीन दंड विधान, कृषि और मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता, धनी व्यक्तियों का द्वारा मंदिर, विहार, निशुल्क पुण्यशालाओं और जो औषधालय थे उनका निर्माण की जानकारी इसने लिखी है इसमें। फिर शुंगयुन ये इसने बिहार और बंगाल तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का उल्लेख इसमें किया है। फिर हेनसांग है, ठीक है। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। सम्राट हर्षवर्धन, कन्नौज। और इत्सिंग है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसने लिखी है। इत्सिंग हेनसांग के चीन लौटने के बाद भारत आया था और इसकी ताम्रलिप्ति 3 वर्ष की संस्कृत का अध्ययन किया। बोध गया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज, श्रावती, कपिलवस्तु आदि स्थानों की इसने यात्रा की। और नालंदा विक्रमशिला विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली का इसने वर्णन किया है। हर्षकालीन समाज। इत्सिंग चीन वापस जाते समय अपने साथ बौद्ध त्रिपिटकों की 400 प्रतियां ले गया था। तो देखिए इतनी दूर से ये लोग यहाँ पे आए और भारत में इन्होंने अपनी एक तरह से शिक्षा ग्रहण की, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। और यहाँ से यही नहीं, ज्ञान प्राप्त भी किया और यहाँ इतना समय भी बिताया। इतनी दूर से चलकर यहाँ आए और फिर इस ज्ञान को अपने देशों तक भी पहुँचाया।
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए हुए मैगस्थनीज इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। फिर हेरोडोटस है, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने एक अपनी पुस्तक की रचना की, हिस्टोरिका। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। फिर टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। फिर प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में लिखी गई है तथा हमें भारत और इटली के बीच में जो होने वाला व्यापार था उसकी जानकारी देता है ये। फिर कॉस्मोस इंडिकाप्लिटस, यह एक यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया था। क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की। भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंध का विवरण हम इससे पाते हैं। फिर सुलेमान है, 9वीं शताब्दी में भारत आया था। पाल और प्रतिहार शासकों के विषय का वर्णन किया था इसने। अल मसूदी 1941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा था। फिर अल बुरूनी, ये मोहम्मद गजनबी का समकालीन था और तहकीक हिंद, किताब उल हिंद की रचना इसने की थी, जिसमें क्या है कि भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन हम प्राप्त करते हैं। तो ये था आपके लिए जो फर्स्ट पार्ट था। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, जिसमें निम्नलिखित में से किन स्रोतों में भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।